students, this video is the second part of second chapter of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Now we are going to see water. Water is a vital renewable natural resource. तो वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स भी और रिन्यूएबल है, जो खुद से रिन्यू होता है। और अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से भरा हुआ था एंड इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट। इसलिए अर्थ को जो है वाटर प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ अ प्रिमिटिव ओशियन दैट द लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। जब ओशन प्रिमिटिव फॉर्म में था, अपने प्राइमरी फॉर्म में था, तो उस टाइम पे ओशियन में जो है पहली लाइफ जो है, लाइफ की शुरुआत जो है, पहले जीवन की शुरुआत ओशन में हुई 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अभी जो है 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर विथ ओशियन। द ओशन वाटर इज हाउ सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो ओशन का पानी रहता है वो खारा रहता है, इसलिए जो है ह्यूमन पी नहीं पाते, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है फिट नहीं है, और उसको पेड़ को देने के लिए भी फिट नहीं। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%। जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी है, तो वो है सिर्फ 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज अ आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। तो ये 2.7% को अगर हम कंसिडर करें तो उसका जो 70% है वो तो आइस शीट में है और ग्लेशियर के फॉर्म में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। तो हम उनको जो है यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर, मीठा पानी अवेलेबल है और वो इंसान के यूज़ के लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन में है ग्राउंड वाटर, जो नदी में है, जो तालाब में है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बन के। तो हम एक वाटर साइकिल देख लेते हैं। ये रहा ओशियन बहुत बड़ा, ये छोटे छोटे तालाब है, और ये रही नदी। तो समर में क्या होता है, यहाँ से जो पानी है वो इवोपरेट होगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, इवोपरेट होके ऊपर जाएगा पानी, नदी में से भी जाएगा। तो इवोपरेशन की वजह से यहाँ का नदी का पानी, ओशन का पानी और रिवर का पानी और लेक का पानी ये कम हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। फिर बाद में कंडेंस होने के बाद में बारिश में ऊपर से बारिश होती है, तो बारिश में पानी वापस आएगा नीचे। तो इसे कहते हैं हम वाटर साइकिल। ठीक है, समर में नदी या ओशन हीट हो जाएंगे और पानी जो है वाटर वेपर बन के ऊपर जाएगा। बारिश में जब टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो कंडेंस होकर पानी नीचे आ जाएगा। तो यह है वाटर साइकिल। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो वाटर को जो है हम ऐड भी नहीं कर सकते और उसे सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पानी जो है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये साइकिल चलते रहेंगे। इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू हैव वेरी बिकॉज इट इज इन अ कांस्टेंट मोशन, cycling through the ocean, the air, the land and the back again through the process of evaporation, precipitation and the runoff. This is all already known in reference to as a water cycle. Water cycle में जो है हमने देख लिया। Human use huge amount of water not only for the drinking and washing but also in the processing of production. तो जो हम हैं तो सिर्फ ना पीने के लिए और नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, हम जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी यूज़ करते हैं। खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, हम खेती में पानी यूज़ करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो पानी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं। हमारे जो सिटी पीएस में है तो वहाँ पे पानी को हीट किया जाता है कोयले की मदद से, उसको उनकी जो सुपर हीटेड स्टीम बनाया जाता है उसके वजह से टर्बाइन घुमाए जाते हैं। हाइड्रो पावर जो प्लांट में है वहाँ पे पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और ये पानी जो लिया जाता है रिजर्वायर्स और डैम से लिया जाता है। इंक्रीज पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, राइज अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ द वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। तो जो है
पानी की जो किल्लत क्यों आ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है, खाने की बढ़ गई है, पानी की बढ़ गई है, क्रैश क्रॉप की बढ़ गई है, यानी कपड़े के लिए जो है कॉटन एक क्रैश क्रॉप है, उसकी जो है ज़रूरत बढ़ गई है, उसकी वजह से जो फार्मिंग को भी पानी लग रहा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पानी बढ़ गया है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पानी का क्या है, एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है जिससे पानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सिटी में रहने वालों को ज़्यादा पानी दिया जाता है और गांव में रहने वाले लोगों को कम पानी दिया जाता है पर पर्सन। तो ऐसा क्यों, सिटी में जो रहने वाले वो ज़्यादा पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं और गांव में रहने वाले ऐसा पानी कम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। जैसे हमारे घर पे टंकी है तो कभी हम जो है ब्रश करते करते नल खुला छोड़ देंगे, बाथरूम में नहाते नहाते जो है शावर का जो है कभी कभी शावर पूरा खुला रखिए, और गाँव में जो है तो वहाँ पे उनका पानी का यूज़ कम होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी पानी का यूज़ डिटरमाइन होता है। तो ये जो फैक्टर है जिससे पानी की किल्लत आ रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो पानी की किल्लत जो है दुनिया के बहुत सारे जगह पे है, ज़्यादातर अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया जहाँ पे इंडिया आता है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन अ फ्रेश वाटर सप्लाई। पानी की किल्लत जो है साउथ एशिया में, इंडिया भी आता है। तो आप अपने आसपास में भी देख सकते हो पानी की किल्लत, बोरवेल में जो है ट्यूबवेल में पानी कम आता है और जो कुएँ हैं वो सूख गए हैं, नदियाँ सूख गई हैं। और अब हमारी जो है चंद्रपुर की महानगर पालिका ने जगह जगह पे वाटर के टैंक्स लगाए हैं, वाइट कलर के बड़े बड़े टैंक्स लगाए हैं। पानी की किल्लत जो है और महानगर पालिका वहाँ पे पानी ला के अभी सप्लाई कर रही है समर में। तो यहाँ पे आसपास में हम देख सकते हैं कि पानी की किल्लत कितनी है। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेट जोन मोस्ट सस्पेक्टिबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिक्योरिटी। जो क्लाइमेट जोन में रहते तो उन्हें पानी की किल्लत ज़्यादा हो रही है। थस वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजन्स और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्केर्सिटी इन अ कॉज बाय ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो किल्लत है तो कंटेमिनेशन की वजह से भी हो रही है, हमें ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से भी हो रही है। और जो साइकिल चेंज हो गया है बारिश का, जैसे पहले जून में बारिश होती थी, अभी आप देख रहे हो कि जून जो है एंड होने को है, जून एंड हो चुका है और जो बारिश है तो बारिश अभी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, एकदम थोड़ी सी बारिश है। नहीं तो पहले जो है बारिश का साइकिल 7 जून के बाद से जो शुरू होता था तो लगातार बारिश का एकदम मौसम होता था। और अभी कैसा समर में कभी बारिश हो रही है, तो ये साइकिल भी जो है अफेक्ट हो गया है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हम ये वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो आज का जो पूरे वर्ल्ड में पानी की किल्लत चल रही है, साफ और एडिक्वेट पानी मिलना मुश्किल है। स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्सेज। तो ये जो गायब होते हुए रिसोर्स को जो है बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। इवन द वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। पानी जो है वो तो रिन्यूएबल है, जैसे हमने भी साइकिल में देखा था वाटर साइकिल में, लेकिन उसका ओवर यूज़ और पोल्यूशन की वजह से जो है यूज़ करने में भी हम अनफिट है वो पानी। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखिए ईराई नदी और झरपट नदी चंद्रपुर की, आप जाके देखोगे नदी इतनी गंदी नदी है, एकदम नाला लग रही है, तो उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये पोल्यूशन की वजह से, ओवर यूज़ का एग्जांपल हमने पहले दे दिया था। और अगर आप में से कोई सिस्टर कॉलोनी में रहते होंगे तो वहाँ पे जो फूले चौक के आगे में एक ब्रिज है, वहाँ से आप देखिए तो वहाँ पे पूरा आपको फेस दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है बेंगलोर में भी हुई थी, पूरी नदी में जो है फेस हो गया था, ये पोल्यूशन की वजह से है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन अ वाटर बॉडी आर मेजर कंटेमिनेंट्स। तो मेजर कंटेमिनेंट्स कौन कौन से हैं? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शली ट्रीटेड सीवेज। तो सीवेज का जो है नाली का जो गंदा पानी जा रहा है वो नदियों में जाके मिलता है। एग्रीकल्चर का केमिकल्स मिलते हैं, इंडस्ट्रियल के जो है केमिकल्स अनट्रीटेड करके या इसको पार्शली ट्रीट करके नदी में छोड़ दिए जाते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स। नाइट्रेट पानी में कैसे आता है? जो यूरिया होता है खाद के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब बारिश आती है या उसका यूरिया का ओवर यूज़ होता है तो वो जाके नदी से मिल जाता है, तो वहाँ से नाइट्रेट होता है। मेटल्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं पानी में। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल बीइंग नॉन डिग्रेडेबल रिच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। तो इसमें से जो है बहुत सारे जो केमिकल्स है जो डिग्रेडेबल नहीं है, तो ये पानी के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में भी आते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस
इफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन अ वाटर बॉडी। तो हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, इनको जो है पानी को पहले ट्रीट कर दिया जाए नदी में छोड़ने के पहले। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिफ्रेश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट और अदर जो वेजिटेशन कवर रहेगा तो पानी के जो बहाव को कम कर देगा, उसकी वजह से पानी जो है ज़मीन में मुड़ जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग के अभी अलग अलग मेथड आ रहे हैं। आप जो अपने घर के ऊपर का पानी उसको कुएं में डाल सकते हो, या फिर एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसको वहाँ पे डाल सकते हो, फिर बाद में वो पानी को यूज़ कर सकते हो। वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड, इरीगेशन के लिए पानी यूज़ होता है। द कैनल शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज। तो जो कैनल्स बनाते हैं तो उसको बराबर जो लाइनिंग करना चाहिए, जो पानी जो है उसके अंदर जाके ज़मीन में ना जाए और कैनल में से पानी आगे बढ़ते रहे, उसे बराबर बनाना चाहिए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवोपरेशन। स्प्रिंकलर्स देखा होगा आपने, ऐसा आपने कई गार्डन्स में देखा होगा, तो ऐसे जो है तो खुद रोटेट होते हैं, उससे जो है पानी का जो है ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रिप इरीगेशन देखा होगा आपने, ड्रिप इरीगेशन में एक पाइप ऐसा लगा देते हैं, यहाँ पे पेड़ है तो वहाँ पे ये पेड़ हो गया है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन में ये पाइप जाता है, यहाँ से जो है बूंद बूंद जो है पानी मिलता है पेड़ को, तो इसमें जो लॉसेस भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा पानी आप दे दोगे तो इवोपरेट हो जाएगा, ज़्यादा पानी जो है वो सरफेस रन ऑफ कर देगा, जो मिट्टी को बहा देगा, तो उस चीज़ से ड्रिप इरीगेशन से बचा जा सकता है। स्प्रिंकलर से जो है पानी की जो फवारनी हो जाती है उससे पानी का भी कम यूटिलाइज होगा, सॉइल इरोजन भी कम होगा और सॉइल का इवोपरेशन भी कम होगा। ऐसे हम पानी बचा सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Some school students were visiting an exhibition of handicraft. The article in the exhibition were collected from different part of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made from the jute." तो बच्चे के एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे उनके जो हाथ से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट के सामान रखे हुए थे। तो वहाँ पे एक बच्ची जो है मोना ने एक बैग उठा लिया, उसने कहा ये बहुत ब्यूटीफुल बैग है। तो उनके टीचर ने कहा हाँ ये जूट से बना है। पहले ज़माने के जो बोरे होते थे पोते, तो वो जूट से जो है बना करते थे। द टीचर से डू यू सी दिस दोज बास्केट लैम्प शेड एंड चेयर, दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज। तो टीचर उन्हें कहती है कि वो बास्केट देखिए, वो चेयर देखिए, वो लैम्प शेड देखिए, ये भी जो है बम्बू से बने हैं। तो आप ये चंद्रपुर में देख सकते हो, हमारे चंद्रपुर में जो है बाम्बू अवेलेबल है, तो बाम्बू की टोकरियाँ बनती हैं। गांधी चौक में कभी आप जाके देखिए, गांधी चौक के साइड में जो है टोकरी वाले बैठ के रहते, तो ये बाम्बू से बनती है। In the eastern and north-east humid region of India, bamboo grow in plenty. ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो है बम्बू बहुत ज़्यादा यानी कि उगता है। जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी सिल्क क्राफ्ट। एक बच्ची थी जेसी, तो वो सिल्क क्राफ्ट को देख के बहुत एक्साइटेड हुई। और जो सिल्क बनता है तो मलबेरी ट्री पे जो इंसेक्ट रहता है तो उससे बनता है सिल्क। ये देखिए, ये जो कीड़ा होता है तो ये कोकून्स बनाता है जिससे सिल्क बनता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है तो एक नैरो जोन में रहता है, किसके बीच में? लिथियोस्फीयर। लिथियोस्फीयर यानी ज़मीन, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, और एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है, ये जो है इन्वायरमेंट जो पूरा एटमॉस्फेयर हो गया। तो इसके जो है बीच में एक नैरो जगह पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट होती है। अगर इनमें कहीं भी चेंज आता है, अगर लिथियोस्फीयर में चेंज आता है, हाइड्रोस्फीयर में चेंज आता है या एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, तो इनके ऊपर बहुत प्रभाव आता है। बायोस्फीयर, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो हर लिविंग थिंग जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंसान जो डिपेंड है वो प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। प्लांट जो डिपेंड है वो सॉइल पे डिपेंड है, मिनरल्स पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। एनिमल जो है तो प्लांट्स पे डिपेंड है या दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। तो जो इन्वायरमेंट है तो पूरा जो है इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर। प्लांट हमें टिम्बर देते हैं, लकड़ी देते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल, छाया देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी देते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल को इरोजन से बचाते हैं। सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट,
हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो पानी को जो मुड़ने के लिए भी हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट, लैटेक्स, तो लैटेक्स क्या होता है, इससे रबर बनता है। ये रबर का पेड़ हो गया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है छोटा सा इसे कट लगाते हैं और यहाँ पे कठोरा रख देते हैं जिसमें वाइट वाला सब्सटेंस गिरते रहेगा, इसे लैटेक्स कहते हैं। टर्पिनन ऑयल, गम्स, मेडिसिनल प्लांट एंड ऑल्सो द पेपर इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी, तो पेपर भी जो है प्लांट से बनता है। गोंद, आपने गोंद के लड्डू तो खाए होंगे, तो गोंद जो है, गम्स जो है, और आपने देखा होगा कुछ जो गम्स से काम के नहीं रहते हैं, बाबुल के ट्री से जो है गोंद निकलता है। मेडिसिनल प्लांट जो रहते हैं बहुत काम के रहते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ द प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर, बहुत सारे यूज है प्लांट के। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वुल, तो जानवर जो है उसमें बर्ड है, इंसेक्ट है, जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं वो है, तो ये हमें क्या दूध देते हैं, मीट देते हैं, और उनकी स्किन देते हैं जिससे लेदर बनता है, वूल देता है जिससे स्वेटर बनते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज, तो जो है मधुमक्खी हमें जो है शहद देती है। हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ फ्लावर, तो बीज जो है पोलिनेशन में मदद करती है। जब एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है तो वहाँ पे पोलन ग्रेन गिराती है जिससे पोलिनेशन में मदद होती है। एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग ए डिकम्पोजिशन इन इकोसिस्टम, तो डिकम्पोज करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। द बर्ड्स फीड ऑन ए इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल, तो बर्ड भी जो है इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट को अपना खाना बनाते हैं और डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन अ डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर्स, जो वल्चर्स होते हैं, गीध होते हैं, तो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो वो भी जो है साफ सफाई में मदद करते हैं, इसलिए उसे स्कैवेंजर्स कहा जाता है। कंसिडर वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट, सो एनिमल गिव अ बिग और स्मॉल ऑल इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन अ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हर प्लांट और एनिमल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम वल्चर का एक एग्जांपल देखेंगे, तो बहुत सारे जो इंडियन वल्चर है तो वो किडनी फेल्यूर की वजह से मर जा रहे थे, तो ये क्यों हो रहा था, इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ। जो पारसी समाज होता है तो वहाँ पे जो किसी की डेथ होने के बाद में उन्हें वहाँ पे लटका दिया, जो बॉडी को, डेड बॉडी को लटका दिया जाता है और वहाँ पे सब छोड़ के चले जाते हैं। उनका मानना यह है कि नेचर का है और नेचर से जाना चाहिए, जो नेचर को जाना चाहिए, उसे जो है दूसरे जानवर, बर्ड्स वो बॉडी को खा ले, ऐसा। तो उनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है, हम ह्यूमन बॉडी जो है हम इनके पेन किलर्स वगैरह खाते हैं, तो जो मेडिसिन का जो प्रभाव है तो इन जो है डेड बॉडी को खाने के बाद में इन वल्चर पे भी आने लगा और किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ होने लगी। तो ये पेन किलर का नाम क्या है, डाइक्लोरोफेनेक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो गवर्नमेंट ने इसे, इस ड्रग को बैन करने की भी कहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है अर्थ के ऊपर। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे होती है। जहाँ पे पानी अच्छा रहा, मॉइस्चर अच्छा रहा, तो वहाँ पे जो है उनके पेड़ जो है अच्छे बड़े होते हैं। टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर रहा, वहाँ पे पेड़ जो है अच्छे बड़े नहीं हो पाते। जैसे राजस्थान में देखिए आप, वहाँ पे पूरा जो है डेजर्ट है, तो वहाँ पे उतने अच्छे पेड़ आपको दिखेंगे नहीं। और चंद्रपुर में देखिए, चंद्रपुर में अच्छी बारिश होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, तो उसकी वजह से है जो है अच्छे पेड़ होते हैं यहाँ पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एस, तो जो है मेजर्स को क्लासीफाई किया गया फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, स्क्रब्स में और टुंड्रा में। फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे जंगल है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बहुत सारे डेंसली रहता है, आसपास में रहते हैं। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में पूरा जो है ये ग्रासलैंड दिख रहा है आपको, और ये पीछे का फॉरेस्ट दिख रहा है। फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ रहते हैं और पास में रहते हैं। ग्रासलैंड में पूरी घास लंबी जो है पूरे प्लेन में घास रहती है, तो उसे ग्रासलैंड कहते हैं। स्क्रब्स, जहाँ पे छोटे जो है पेड़ रहते हैं, वहाँ पे। टुंड्रा, पोलर साइड में जाइए जहाँ पे पूरे बर्फ वगैरह रहती है, वो उसे टुंड्रा रीजन कहा जाता है। In an area of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with area having abundant water supply. जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, हेवी बारिश होती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया को जहाँ पे बारिश ज़्यादा है तो वहाँ पे पाया जाता है, ऐसा समझा जाता है, और ऐसे होता है।
एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। जैसे पानी का जो अमाउंट, मॉइस्चर का अमाउंट कम होता है तो पेड़ों की साइज कम होती है और उनकी डेंसिटी भी कम होती है, पेड़ जो है दूर दूर दिखना शुरू हो जाते हैं आपको। इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड द ग्रासलैंड ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पे मॉडरेट होती है, ठीक पानी होता है, तो वहाँ पे जो है छोटे पेड़ दिखते हैं आपको और ग्रासलैंड दिखता है। इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो। तो जहाँ पे कम पानी होता है जैसे रेगिस्तान में, तो वहाँ पे आप इनके कैक्टस वगैरह देख सकते हो, तो काटीले पेड़ होते हैं। इन सच एरिया प्लांट हैव डीप रूट। डेजर्ट एरिया में प्लांट के डीप रूट होते हैं एंड लीव्स हैव थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। तो उनके जो है वैक्सी सरफेस होता है और मोटा सरफेस होता है, जिससे जो पानी जो है इवोपरेट कम हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा, जैसा ह्यूमन बॉडी है तो पसीने से जो है वाटर लॉस करती है, तो वैसे ही जो प्लांट है तो पत्तों से जो है वाटर लॉस करते हैं, उनके स्टीम से लॉस करते हैं, उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचेस। तो टुंड्रा रीजन में जहाँ पे पूरी बर्फ़ होती है तो वहाँ पे मॉसेस और लीचेस मिलते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसिडियस। फॉरेस्ट को जो है मेनली एवरग्रीन या डिसिडियस फॉरेस्ट में कंसिडर किया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जो हमेशा आपको हरा दिखे, तो इसका मतलब नहीं कि ये हमेशा हरा रहा तो ये जो है पेड़ पत्ते जो है इसके जो है गिरते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। इनके भी झड़ते हैं, लेकिन इनके जो है साल भर में हमेशा गिरते भी रहते हैं और नए जो पत्ते आते भी रहते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट यानी क्या होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट ये तो हरा रहता है, लेकिन एक टाइम पे जो है एक सीज़न में आने के बाद में ये अपने पूरी पत्तियाँ झाड़ देता है, अपनी पूरी पत्तियाँ छोड़ देता है, तो इसे डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये किस लिए अपने पूरे पत्तियाँ छोड़ देता है, ये उस टाइम पे इसे जो है पानी कम मिलता है, तो वाटर लॉस से बचने के लिए अपने पूरे पत्तियाँ छोड़ देता है डिसिडियस फॉरेस्ट। तो चंद्रपुर में तो आपने देखा होगा कई जो पेड़ हैं तो वो अपने पत्तियाँ छोड़ देते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वेयर 2 सेंचुरी बैक। तो 2 सेंचुरी बैक 200 साल पहले से अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गई ऑब्वियस। टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप। तो अभी जो है ज़्यादा जो एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, होम के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। तो पूरे दुनिया में फॉरेस्ट कवर जो है अभी ख़त्म हो रहा है, यानी जल्दी से कम हो रहा है। देयर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम कैसे इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट यूज शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट और एनिमल दोनों भी है, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। अगर मान लीजिए पूरे प्लांट ही खत्म हो जाए तो एनिमल, ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, तो एनिमल कैसा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। बहुत सारे जो एनिमल है तो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है, वो पेड़ पत्ती खाते हैं, पौधे खाते हैं, और जो दूसरे एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो मांसाहारी एनिमल है दूसरे एनिमल को खाते हैं, अगर वही जो पहले वाले जानवर नहीं रहेंगे, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड है वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर ये भी जिंदा नहीं रह सकते, तो पूरी जो है इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएंगी। चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड द ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल। ये तो हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है कई जो है नदियाँ सूख गई है, पेड़ सूख गए हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है। ह्यूमन इंटरफेरेंस अभी जो चंद्रपुर में इनका रिसेंटली चल रहा है कि फॉरेस्ट की जगह जो है वो WCL को दे दी जाए, तो अगर वैसा हो जाएगा तो वहाँ के एनिमल कहाँ जाएंगे। आपने अभी लेटेस्ट में न्यूज़ सुनी होगी, जो तेंदुआ है तो वो चंद्रपुर के एरिया में घूम रहा है, विद्यानिकेतन के पास में घूम रहा है, सिटी प्लेस में घूम रहा है। तो क्यों, कि फॉरेस्ट एरिया को जो है हमने हमारे घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए या माइनिंग के लिए यूज़ कर लिया, तो इन्हीं के लिए अब जो है एनिमल्स के लिए जगह नहीं बची है। मेनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इन डेंजर एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो कई जो इसमें है स्पीसीज को खतरा है, कई एंडेंजर है कि ख़त्म होने की कगार पे है, और कई जो है ख़त्म हो चुके हैं। जैसे लास्ट जो इंडिया में चीता स्पॉट किया गया था तो 1947 में आखिरी चीता था इंडिया में, उसके बाद में चीते का नामो निशान इंडिया में नहीं है, आपको इंडिया में चीता नहीं मिलेगा। और जो आपको ऐसा लगता है चीता है तो वह लेपर्ड है, जिसे हम तेंदुआ कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी,
forest fire, tsunami, landslide are some of the human-made and natural factors together accelerate the process of extinction of these great natural resources. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी है, जिसमें नेचुरल फैक्टर्स भी है, जो एक्सटिंक्शन के लिए एक्सटिंक्शन जिसकी वजह से एनिमल्स का हो रहा है. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पोचिंग दैट रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो इसमें एक मेजर जो है कंसर्न क्या है, शिकारियों का. लोग जो शिकार कर रहे हैं प्लांट के लिए, हाथी के दांत के लिए, राइनोसोरस के सींग के लिए, शेर के खाल के लिए, शेर के दांत के लिए, शेर के नाखूनों के लिए, तो इसकी वजह से पोचिंग की वजह से कई जो है एनिमल खत्म हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं. सम ऑफ दिस एनिमल आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक. ब्लैक बक से याद आऊँगा सलमान खान. क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. पीकॉक मोर का पंख आप लोग भी ने भी देखा होंगे, कुछ लोग अपने किताब में भी रखते होंगे. राधे पिक्चर में तो आपने देखा है कि किताब में रखने से एक के दो होते हैं. दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. हम अगर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे और हम जो है इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, पोचिंग, अगर हम लोग ही अगर जो है टाइगर्स का या जो वाइल्ड एनिमल से बनी हुई चीज़ नहीं खरीदेंगे तो पोचर्स उसे करेंगे क्यों, पोचिंग क्यों करेंगे, जानवरों का शिकार क्यों करेंगे, क्योंकि उनके मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ये भी बंद हो जाएगा. तो इसलिए हमें अवेयरनेस बढ़ाना है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो सरकार के कुछ कदम है, जैसे नेशनल पार्क बनाया है जहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस तो अलाउ नहीं है, सिर्फ जानवर रहेंगे. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पे इंटरफेरेंस अलाउ है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड इंटरफेरेंस अलाउ है. तो ये और बायोस्फीयर है, तो ये सरकार ने बनाया है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए. कुछ लॉज भी बनाया सरकार ने, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ 1972 का, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ 1980 का. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक. क्रीक क्या होता है, ये मान लीजिए गुजरात है, एक मिनट, मान लीजिए ये जो है ऐसा, ये गुजरात है इंडिया का. तो यहाँ पे जो है एकदम जो समंदर का छोटा सा जो पोर्शन है, ये क्रीक, इसे क्रीक कहा जाता है. तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो है एक्वेटिक एनिमल मिलते हैं, प्राणी मिलते हैं. ठीक है. क्रीक, लेक्स में कंजर्वेशन ऑफ लेक. वेटलैंड. वेटलैंड क्या होता है, जैसे भात खेती जहाँ पे होती है वो भी एक वेटलैंड है. हमारे लेक भी इनके जो है वेटलैंड है, जहाँ पे पानी जो है जमा रहता है तो वो वेटलैंड है. इट्स नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. देयर इज अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट डिस्टर्ब. तो एक बैलेंस रहेगा अगर हम जो स्पीसीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. जैसे आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा लोकस अटैक हो गया, जो इनके पाकिस्तान से इनके लोकस आ रहे, तो स्टार्टिंग कहाँ से, वो ईरान से आए पाकिस्तान से भी इंडिया आ रहे हैं. तो अगर इनकी कीड़ों की जो है संख्या कैसे बढ़ गई, तो बर्ड्स कम हो गए होंगे. अगर बर्ड्स होते तो ये कीड़ों को खा लेते, तो इसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है. मान लीजिए अगर बिल्लियों की संख्या एकदम कम हो गई है, बिल्लियाँ खत्म हो गई, तो चूहों का क्या होगा, तो चूहों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इसलिए जो है इन्वायरमेंट बैलेंस करने के लिए बिल्लियाँ भी ज़रूरी है, चूहे भी है. अगर चूहे मर जाएंगे तो क्या होगा, पूरे चूहे ख़त्म हो जाएंगे. तो सभी बिल्लियों को तो पालतू नहीं है, आप लोग जो है खाना नहीं खिलाओगे तो बिल्लियों का जो है नंबर कम हो जाएगा. तो इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए सभी स्पीसीज़ के जो है बैलेंस बनाना बिल्कुल ज़रूरी है. ह्यूमन एक्टिविटी इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज. तो हमारे एक्टिविटीज़ ने तो डिस्टर्ब कर दिया है बहुत सारी स्पीसीज का नेचुरल हैबिटेट. जैसे एग्जांपल तो आप देख सकते हो आसपास में जो फैक्ट्री है, फॉरेस्ट के एरिया पे हमने फैक्ट्री बना ली है, फॉरेस्ट के एरिया पे हमने घर बना लिए, ढाबे बना लिए. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से कई जो बर्ड्स और एनिमल है वो तो ख़त्म हो चुके हैं या फिर ऑन अ वर्ज है, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री यानी एक जो है लोग मिलके फॉरेस्ट लगाए, तो
तो उसे सोशल फॉरेस्ट्री। वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, तो हमें कम्युनिटी लेवल पे और रीजनल लेवल पे इसे जो है इनकरेज करना चाहिए। जैसे कई स्कूल में होता है कि एक जो है सैटरडे के दिन सभी स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप पेड़ लगाइए। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये भी चल रहा है 33 कोटी प्लांट, मुनगंटीवार साहब लगाते थे जो। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged for bird watching and visiting natural camps so that they can appreciate the habitat of the varied species। तो स्कूल के जो बच्चों को है तो इनकरेज करना चाहिए कि आप बर्ड्स को देखिए, आप जो है नेचुरल कैंप को विजिट किए, कि आपके अंदर भी जो है इनका जो है इन्फ्लुएंस हो और आप जो है इसमें इनकी संरक्षण करने में मदद करें, और आप जब बड़े होंगे तो इसका जो है कंजर्व करें आप। मेनी कंट्रीज हैव पास लॉ declaring that the trade as well as the killing of the birds and animal are illegal। बहुत सारी कंट्री ने जो है कानून बनाया है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल को मारना जो है गलत है करके। इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक बर्ड है, पीकॉक, हैव बीन बैन, तो इंडिया में भी ऐसा बैन है ये कुछ एनिमल्स के ऊपर। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बना जिसका नाम है सिटीज़। तो सिटीज़ का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे में, सिटीज़ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना। तो आप एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज जो अभी खत्म होने के कगार पे है, जो जिसको डेंजर है, तो वो स्पीसीज के में जो है ट्रेड नहीं कर सकते। तो एक इंटरनेशनल एक लॉ बना है, एक एग्रीमेंट बना है गवर्नमेंट्स के बीच में, तो उस आप पेड़ में या एनिमल्स में डील नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए चाइना अगर जो है हाथी के दांत अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो कोई दूसरा देश नहीं लेगा जिसने ये सिटीज़ के एग्रीमेंट को साइन किया है। एस्टैब्लिश दैट द लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन विच द ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये सिटीज़ ने जो है एक लिस्ट बनाया है जिसमें एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल के नाम लिखे हुए हैं, और नेचर को कंजर्व करना, प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना जो है इथिकल ड्यूटी है हर सिटीज़न की। तो सिटीज़ जो है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, तो इन्होंने रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल और 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट की जो है नाम लिखे हैं प्रोटेक्टेड लिस्ट में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।